हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर जो है पूछे गए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखेंगे। जो विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ामों में जो एग्ज़ामों में ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को जो है आज हम देखेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति सम्यक रूप से आहरित व्यक्तियों को अपर न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं, यानी एडिशनल जज या अतिरिक्त जज जो है भारत के राष्ट्रपति किस न्यायालय में जो है नियुक्त कर सकते हैं। तो केवल और केवल उच्च न्यायालय में जो है एडिशनल जजों की नियुक्ति होती है और वह है अनुच्छेद 224 के तहत। तो भारत के राष्ट्रपति सम्यक रूप से आहरित यानी जो योग्य व्यक्ति हैं, यानी जो योग्यता रखते हैं, उन व्यक्तियों को अपर न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं। तो केवल जो है उच्च न्यायालय में अपर यानी अतिरिक्त या एडिशनल जज की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 224 के तहत जो है एडिशनल जजेस की जो है नियुक्ति की जाती है, जो राष्ट्रपति जो है करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह जो है अभी निर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर जो है बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जो है टेक्निकल क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन जो है जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये पूछा गया है। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है घोषित की गई विधि यानी कानून जो है भारत के जितने भी न्यायालय उन पर बाध्यकारी होता है, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय जो है अपने निर्णय से स्वयं बाध्य नहीं होता है। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को जो है सेट असाइड कर सकता है या उलट सकता है या बदल सकता है। तो ये जो डिसीजन दिया है उच्चतम न्यायालय ने, ये दिया है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य के मामले में जो है यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 144 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि जो है भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जो है उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है 144 में जो है दिया गया है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है। अगला प्रश्न है यह कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसी ऐसी परिसीमा से परिसीमित नहीं है कि कौन इसका अवलंब ले सकता है, कि कौन इसके सहारे जो है न्यायालय में अपील कर सकता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है निर्णय दिया गया है। मतलब ये एक जो है कोटेशन है, जो है इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ के मामले में। तो यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है अपील जो है सुनने की या अपील के लिए इजाज़त देने की जो शक्ति है, किसी ऐसी परिसीमा से परिसीमित नहीं है कि कौन इसका कौन इसके तहत जो है कौन इसका अवलंब ले सकता है। इसका मतलब कि कौन इसके तहत जो है अपील के लिए जो है इजाज़त ले सकता है। तो अनुच्छेद 136 में कोई ऐसी सीमा नहीं लगाई गई है। यह डिसीजन जो है उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन वर्सेस भारत संघ के मामले में जो है दिया था। अगला जो है प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो है पांचवा प्रश्न है,
अगला पाँचवा जो प्रश्न है वह है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को पुनः विचारण के लिए राज्य के बाहर अंतरित कर सकता है। तो अनुच्छेद 139 ए यानी 139 ए के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को किसी मामले को जो है ट्रांसफ़र करने की शक्ति दी गई है। यानी उच्चतम न्यायालय जो है एक हाई कोर्ट के मामले को जो है दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, या एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के से मामले जो है दूसरे हाई कोर्ट के जो है अधीनस्थ कोर्ट को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति जो है अनुच्छेद 139 ए के तहत जो है दी गई है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, छठवां प्रश्न जो है उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस मामले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत जो है सलाह दी थी। तो ये इसमें जो है एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि 2-3 जो है इस जो है दे देते हैं कि कौन से सन में जो है किसका जो है वो न्यायालय ने जो है सहायता दी थी राष्ट्रपति को। तो इसका ऑर्डर जो है पूछ लेते कि सबसे पहले कौन नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा। और तो ऑर्डर जो है क्रम बताने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बना था कि उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस मामले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सलाह दी थी। तो सबसे पहले जो है दिल्ली विधि अधिनियम का मामला जो है 1951 का है, जिसमें जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय ने सलाह दी थी। दूसरे नंबर पे जो है बेरूबारी का मामला आता है, यानी बेरूबारी का वाद आता है। तो ये 1956 का मामला है, इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने जो है सलाह दी थी राष्ट्रपति को। ये 1956 का है। तीसरा है विशेष न्यायालय विधेयक का मामला आता है, यानी विशेष न्यायालय अधिनियम का मामला आता है, जिसमें जो है ये 1978 का है। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को जो है सलाह दी थी। तो ये ऑर्डर जो है क्रम बताने के लिए जो है पूछा जाता है। तो इसमें दिल्ली विधि अधिनियम का मामला जो 1951 का है, और बेरूबारी का वाद जो है 1956 का है, और विशेष न्यायालय विधेयक का मामला जो है 1978 का मामला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की जो है शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद जो है 137 यानी 137 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अपने निर्णय का जो है रिव्यू करने की शक्ति दी गई है। यानी अपने जो है निर्णय को दोबारा से विचार करने के लिए, यानी निर्णय पर दोबारा से विचार करने के लिए या दोबारा से सुनवाई करने की जो शक्ति है, जिसको जो है पुनर्विलोकन बोलते हैं या रिव्यू बोलते हैं। तो रिव्यू करने की जो शक्ति है वह दी गई है 137 के तहत, हाँ, उच्चतम न्यायालय को दी गई है। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है अनुच्छेद 137। अगला जो है देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की जो है सलाहकारी अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 143 के तहत दी गई है। इस अनुच्छेद 43 से जो है एक प्रश्न तो ये बनता है कि उच्चतम न्यायालय की जो सलाहकारी अधिकारिता जो है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद जो है 143 में दी गई है। और दूसरी जो है हाँ दूसरा जो है इससे प्रश्न बनता हुआ यह बनता है कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत ही किसी मामले में जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है। अगला जो है प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 जो दिया गया है वह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा जो है अपॉइंटमेंट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे की जाती है।
तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह होती है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से गठित कोलेजियम के परामर्श से, यानी कोलेजियम की सिफारिश के बाद जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। और कोलेजियम जो होता है वह एक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जो है उच्चतम न्यायालय के जो सीनियर जज होते हैं उनसे मिलाकर जो कोलेजियम बनता है, उसी की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है अपॉइंट करते हैं या नियुक्त करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम गठित होता है, यानी चयन मंडल जो जजों का गठित होता है, वो उसमें जो है 1+2 का गठित होता है, यानी एक जो है सीजेआई और 2 अन्य जो है उच्चतम न्यायालय के ही जज होते हैं, जो है सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को जो है किसी भी जज को जो है उच्च न्यायालय में अपॉइंटमेंट करने के लिए यानी नियुक्त करने के लिए। तब राष्ट्रपति जो है कोलेजियम की सिफारिश पर किसी उच्च न्यायालय के जो है जज को अपॉइंट करते हैं। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है किस प्रकार की जाती है। या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है। तो भारत की संसद जो है सक्षम है, जो है संसदीय अधिनियम द्वारा, यानी भारत की संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए सक्षम है। और संसद जो है कानून बनाकर या अधिनियम बनाकर या विधि बनाकर जो है उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या बढ़ा सकती है। तो संसदीय अधिनियम द्वारा जो है संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न जो है 11वां नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस प्रकार की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बने कोलेजियम से परामर्श के पश्चात जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कोलेजियम बनता है वो 1+4 का बनता है। ये कोलेजियम प्रणाली जो है भारत का जो संविधान है उसमें जो है कोलेजियम सिस्टम जो है ये नहीं दिया गया है। कोलेजियम प्रणाली जो वर्तमान में लागू है, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की या हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट होता है, यह जो है केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वयं डेवलप किया या स्वयं एडॉप्ट कर लिया है। यह प्रावधान जो है कोलेजियम का संविधान में नहीं था, लेकिन वर्तमान में कोलेजियम की सिफारिश पर ही जो है राष्ट्रपति किसी को जो है उच्चतम न्यायालय का जज अपॉइंट करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जज अपॉइंट करने के लिए जो है 1+4 की कोलेजियम बनती है। तो 1+4 का मतलब कि एक जज जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य जो है उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे जो है 5 लोगों से जो है मिलकर जो है कोलेजियम गठित होगा, उसकी यानी चयन मंडल गठित होगा। चयन मंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है नियुक्त करते हैं। तो ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये 1999 में जो है केस आया था इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला, उसमें जो है ये कोलेजियम सिस्टम को उच्चतम न्यायालय ने 1+4 की कोलेजियम को जो है एडॉप्ट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न जो है वह है किसी मामले में उच्चतम न्यायालय को अपील हो सकेगी यदि इसमें अंतर्ग्रस्त है
यह प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किसी मामले में उच्चतम न्यायालय को जो है अपील हो सकेगी यदि उसमें अंतर्ग्रस्त है। तो जो है अगर जो है किसी मामले में जिसमें विधि का एक सारवान प्रश्न जो है समाहित है या सारवान प्रश्न उत्पन्न हुआ है और तो उसमें जो है उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। सारवान का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो गया है और वो भी प्रश्न जो है वो विधि का है, जिस पर अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया है और उस प्रश्न पे किसी भी मतलब कि कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। तो जो है इसकी अपील जो है उच्चतम न्यायालय में होगी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। अगला प्रश्न जो है 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर जो है अबाध्यकर होगी। यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होगी यानी बाध्यकर होगी। यह सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह सिद्धांत अनुच्छेद 141 में दिया गया यानी 141 के तहत जो है यह सिद्धांत या यह नियम दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर जो है बाध्यकारी होगी यानी बाउंड होंगे सभी न्यायालय उस विधि से जो है यह सिद्धांत जो है 141 में समाहित है यानी अनुच्छेद 141 में समाहित है। अगला जो है प्रश्न 14 नंबर देख सकते हैं। उच्च न्यायालय में अपर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? यानी हाई कोर्ट में जो अपर यानी एडिशनल या अतिरिक्त न्यायाधीशों यानी जजों की जो नियुक्ति होती है वह कितने वर्ष के लिए होती है? तो यह जो है 2 वर्ष के लिए जो है की जाती है। यानी एडिशनल जो जज होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वह 2 वर्ष के लिए की जाती है। इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 224 के क्लॉज 1 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। भारत के जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है जैसा निर्णय किया जाए। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ यानी उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है दिल्ली में होगा। यह जो है अनुच्छेद 130 के तहत अनुच्छेद 130 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि भारत के जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा। लेकिन जो है वह न्यायालय की यानी हियरिंग न्यायालय अन्य जगह पर भी कर सकता है। तो उससे पहले जो है जो सीजेआई होगा वह भारत के राष्ट्रपति से अप्रूवल लेगा। उसके बाद ही जो है दिल्ली के बाहर जो है अन्य किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट जो है बैठ सकता है या हियरिंग कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है यही जो है प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है जैसा निर्णय किया जाए। तो जैसा जो है सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के जो है अनुमोदन के साथ जो है डिसाइड करें तो दूसरे दिल्ली के अलावा भी जो है अन्य स्थान पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हियरिंग कर सकता है। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 131 यानी 131 में उच्चतम न्यायालय की जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का प्रावधान किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि भारत सरकार और किसी राज्य के बीच कोई विवाद है तो वह डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में विवाद जाएगा। तो वही प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं होगा। तो उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वे मामले नहीं आते हैं जिनमें जो है भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जो है मुकदमे जो है लाए जाते हैं। वे जो है
डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, यानी उच्चतम न्यायालय की ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं जो है आएंगे। तो जो है भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमे और जो जिसमें जो है राज्य सरकार और भारत सरकार इन्वॉल्व होती हैं, वे मामले डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। लेकिन जो भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई प्राइवेट या निजी व्यक्ति मुकदमा लाता है, तो वे मामले जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसके नीचे जो है अन्य कोर्ट में जो है जाएंगे। ये 16 नंबर जो है प्रश्न हो गया, 16 नंबर। इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न 17 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का जो प्रश्न है 17। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व पेंशन के बारे में जो है क्या प्रावधान किया गया है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व पेंशन के बारे में क्या उपबंध किया गया है। तो जो उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश होते हैं, यानी जज होते हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है, यानी जो सैलरी दी जाती है, वह राज्य की जो है संचित निधि से दी जाती है, यानी राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। एवं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पेंशन दी जाती है, वह भारत की संचित निधि से जो है दी जाती है, यानी भारत की संचित निधि पर भारित होगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सैलरी होगी उच्च न्यायालय के जजों की, वह राज्य की संचित निधि से दी जाती है, और जो पेंशन होती है वह भारत की संचित निधि से जो है दी जाती है। अगला प्रश्न 18 नंबर देख सकते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का वाद जो है निर्णीत किया गया था, तो कितने जजों की बेंच द्वारा निर्णीत किया गया था। तो जो है केशवानंद भारती का वर्सेस केरल राज्य का जो मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। इसको हम आगे जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, या जो अमेंडमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो केशवानंद भारती का जो मामला है वह जो है 13 न्यायाधीशों की जो है बेंच द्वारा जो है इस पर जो है सुनवाई की गई थी। तो इससे एक प्रश्न यह भी बनता है कि अब तक सबसे लार्जर बेंच का गठन जो है किस मामले में हुआ था। तो अब तक जो है 13 जजों की बेंच जो है केशवानंद भारती के मामले में ही गठित की गई थी, जो सबसे बड़ी पीठ के द्वारा सुनवाई की गई थी। केशवानंद भारती का जो मामला है यह सन 1973 में डिसाइड किया गया था। इसका सन भी जो है किसी एग्जाम में पूछा गया कि केशवानंद भारती का मामला किस सन में डिसाइड किया गया, तो ये 1973 में डिसाइड किया गया है। केशवानंद भारती मामले को जो है हम बाद में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी केशवानंद भारती के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो है सिद्धांत दिया था, यानी जो है मूल ढांचे के सिद्धांत को इसी में जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ये भी जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में उन आपराधिक मामलों में अपील करने का जो है अधिकार है जिनमें उच्च न्यायालय, यानी ये पूछ रहा है कि किस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय में उन आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार है जिसमें उच्च न्यायालय जो है दोष मुक्ति को उलटकर जो है अभियुक्त को मृत्यु दंड दे देता है। यानी किसी मामले में जो है उच्च न्यायालय यदि अभियुक्त की दोष मुक्ति को जो है सेट असाइड करके जो है अभियुक्त को जो है मृत्यु दंड दे देता है, तो उसमें जो है तो ऐसे मामले में जो है अपील सीधे जो है उच्चतम न्यायालय में जाएगी। अगला जो है प्रश्न 20, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर जो है बाध्यकारी है, लेकिन इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय जो है स्वयं शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, लेकिन इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो भारत का जो है उच्चतम न्यायालय स्वयं इसमें शामिल नहीं है। अगला जो प्रश्न है अगला है, उच्चतम न्यायालय ने
उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस वाद में भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जो है उच्चतम न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत जो है यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत जो है गोलकनाथ वर्सेस जो है पंजाब राज्य में जो है पंजाब राज्य के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है इस निर्णय को जो है इस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया गया था। गोलकनाथ का मामला भी जो है हम आगे पढ़ेंगे जो है अमेंडमेंट के चैप्टर में। अगला जो प्रश्न है जो है 22वां नंबर, इसमें दिया गया है कि विश्वविद्यालय का एक जो है आचार्य यानी एक जो है प्रोफेसर या लेक्चरर या टीचर कह सकते हैं जो पारंगत विधिवेत्ता है, किस न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहर यानी योग्य होगा? तो जो पारंगत विधिवेत्ता को जो है न्यायाधीश अपॉइंट करने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, तो वह किया गया है केवल और केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए किया गया है। यानी पारंगत विधिवेत्ता को राष्ट्रपति न्यायाधीश अपॉइंट कर सकता है, तो केवल उसको जो है केवल उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, किसी और न्यायालय में नहीं कर सकता है। लेकिन आज तक जो है अभी इस प्रावधान के तहत जो है किसी भी न्यायाधीश को अपॉइंट नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक जो है पारंगत विधिवेत्ता को जो है कितने विधिवेत्ताओं को जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सका है? तो अभी तक एक भी जो है न्यायाधीश को जो है इस आधार पर जो है उच्चतम न्यायालय में अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है प्रश्न देख सकते हैं 23वां नंबर, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है? यानी अनुच्छेद 136 का एक्सेप्शन क्या है? अनुच्छेद 136 का जो एक्सेप्शन है वो सेना न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध या सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत जो है अपील सुनने की इजाज़त नहीं दे सकता है। तो सेना न्यायालय जो है ये एक्सेप्शन है, बाकी सभी कोर्टों के जो है निर्णय के विरुद्ध जो है अपील जो है उच्चतम न्यायालय सुन सकता है। अगला जो है प्रश्न देख सकते हैं 24 में है पारंगत विधि शास्त्री को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो पारंगत विधि शास्त्री को न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय में जो है अपॉइंट किया जा सकता है। अगला जो है प्रश्न 25 नंबर, अगला जो प्रश्न है 25 नंबर, सिविल मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता जो है सीमित है। मतलब कौन से ऐसे प्रश्नों तक जो है सीमित है? तो विधि के सारवान प्रश्न तक सीमित है। सिविल मामले में जो है उच्च न्यायालयों से जो है उच्चतम न्यायालय में अपील तभी होगी जब उस मामले में विधि के जो है सारवान प्रश्न जो है समाहित है, तभी जो है अपील उच्चतम न्यायालय में जाएगी। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है। अगला जो प्रश्न 26 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत सर्वप्रथम मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत जो है न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में जो है डिसाइड किया था यानी प्रतिपादित किया था भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत को। अगला जो है 27 नंबर जो है प्रश्न हम देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि संविधान जनता की इच्छा के ऊपर अभिभावी होता है। यानी संविधान जो है जनता की इच्छा के ऊपर जो है अभिभावी होता है या प्रिवेल करता है। तो यह जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था VR कपूर वर्सेस तमिलनाडु राज्य के मामले में। इस केस को भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी इस केस में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जनता की इच्छा के ऊपर जो है संविधान लागू होता है, यानी संविधान जो अभिभावी होगा।
जनता की इच्छा पर। तो इस मामले को इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, इस निर्णय को जो है BR कपूर वर्सेस तमिलनाडु राज्य के मामले में जो है यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। अगला जो प्रश्न हम देख सकते हैं 28 नंबर जो प्रश्न है वह है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णित किया है कि लोकहित जो है प्राइवेट हित यानी निजी हित पर अभिभावी होता है। यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट होगा वो प्राइवेट इंटरेस्ट पर जो है अभिभावी होगा, यानी जो है उसके ऊपर लागू होगा। तो यह जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड वर्सेस भारत संघ के मामले में जो है इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया था, या यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। अगला जो प्रश्न हम देख सकते हैं 29 नंबर जो प्रश्न है वह है, संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की प्रैक्टिस एवं प्रोसीजर को विनियमित करने वाले नियमों को कौन बनाता है। तो अनुच्छेद 145 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो अपनी प्रक्रिया के नियम बनाता है, तो वह नियम जो है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है उच्चतम न्यायालय बनाता है। तो यानी राष्ट्रपति का अप्रूवल लेने के बाद ही जो है उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 145 के तहत जो है अपनी प्रक्रिया के लिए और जो है प्रैक्टिस के क्या नियम होंगे वो नियम जो है बनाता है। अगला जो है प्रश्न हम देख सकते हैं अनुच्छेद 30 नंबर प्रश्न हम देख सकते हैं। 30 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है भारतीय संविधान द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी उच्चतम न्यायालय का गठन जो है भारतीय संविधान द्वारा किया गया था। और इसमें जो है डेट भी पूछी जाती, किस डेट को उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वह 28 जनवरी 1950 को जो है किया गया था। अगला जो है प्रश्न देख सकते हैं 31 नंबर भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि यानी जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है भारत की संसद के पास है। यानी भारत की संसद कानून बनाकर जजों की संख्या को बढ़ा सकती है। अगला जो है प्रश्न जो है 32 नंबर देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिजाइन दे सकते हैं यानी त्यागपत्र दे सकते हैं। तो वह भारत के जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। इसका प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के जो है सब क्लॉज ए में जो है किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र देंगे। 33 नंबर का प्रश्न जो है यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाए जाएंगे संसद की सिफारिश पर। संसद की सिफारिश यदि संसद जो है हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 34 नंबर जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा कब हटाए जा सकते हैं। यानी कब हटाए जा सकते हैं। तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। वही प्रश्न है, रिपीट हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा कब हटाए जा सकते हैं। तो संसद में जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। यानी जो रिमूवल का प्रस्ताव होता है उसको संसद जो है दोनों सदनों से पारित कर देती है। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है सिग्नेचर होते ही जो है जज का जो है पद खाली हो जाएगा। अभी तक जो है इस प्रक्रिया से किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है।
अगला जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो अपना पद जो है कितने वर्ष तक जो है अपने पद पर कार्य करेंगे, तो वह है 65 वर्ष की आयु तक जो है वह कार्य करेंगे। और इसका प्रावधान जो किया गया है 124 दो के तहत, यानी 124 क्लॉज 2 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को की जो रिटायरमेंट की जो एज होगी वो 65 ईयर होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो है 35 प्रश्न जो है उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जो है विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है। अभी और भी प्रश्न जो है हम देखेंगे, जो है जो पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे।